उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। इसकी लॉन्चिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 जनवरी 2025 को करेंगे। इस योजना की शुरुआत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में की जाएगी। इस योजना से किसानों का बेड़ा पार हो जाएगा। दरअसल इन योजनाओं के जरिए सरकार किसानों को उन्नत कृषि तकनीक और बाजार से जोड़ने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सामान्य और अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री अनुदान योजना को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। यह योजना 4 साल पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन अब अगले सप्ताह से इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत अब सामान्य और SC वर्ग की बेटियों का व्यक्तिगत रूप से विवाह करने पर 20,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। अभी इस योजना का लाभ सिर्फ OBC वर्ग को ही दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की पीछ पर जाकर चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस फैसले की वजह से पार्टी में घमासान दिख रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ नाराज बताए जा रहे हैं। वो चंद्रभान पासवान के नामांकन के दौरान भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब CM योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि चुनाव से पहले मामला सुलझा लिया गया है। बता दें, मिल्कीपुर सीट से बीजेपी के बाबा गोरखनाथ सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने अजीत पासी के सामने समीकरणों को साधते हुए रुधौली के चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करना भारी पड़ सकता है। योगी सरकार अब ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नए सिरे से हर जिले में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो इस पर पूरी नजर रखेगी। यही नहीं, स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से सभी सरकारी डॉक्टरों से इस संबंध में हल्फनामा भी मांगा गया है। पिछले दिनों वाराणसी में प्राइवेट प्रैक्टिस से जुड़ा मामला सामने आने के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत सभी जिलों के चीफ मेडिकल अफसरों से रिपोर्ट तलब की गई। भारत बदलाव के मुहाने पर खड़ा है और आर्थिक विकास की अगली लहर गांव से शुरू होने वाली है, जिसे महात्मा गांधी ने भारत की आत्मा माना था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के प्रभावशाली कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करेंगे और उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश अगले 2 दशकों में भारत की विकास गाथा को आकार देगा और निवेशकों के लिए एक आकर्षक अवसर भी प्रदान करेगा। अलीगढ़ के भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूदेव प्रसाद शर्मा ने पंजाब बॉर्डर की ओर से कूच करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि हजारों किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले उत्तर प्रदेश से पंजाब बॉर्डर की ओर प्रस्थान करेंगे। इस आंदोलन की तैयारी जोरों पर है। हाल ही में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया कि जल्द ही किसानों का एक बड़ा समूह उत्तर प्रदेश से पंजाब की ओर रवाना होगा। कहा कि यह आंदोलन न केवल पंजाब सरकार पर बल्कि केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाने का काम करेगा। मेरठ से तीर्थराज प्रयाग को सीधा जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भले ही महाकुंभ से पहले पूरा नहीं हो सका, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत तक काम पूरा हो जाएगा और अप्रैल से इस पर लोग सफर भी शुरू कर देंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों समेत हरदोई में 82% काम पूरा हो गया है। मिट्टी का काम तो 99% पूरा हो चुका है। बड़े पुलों का निर्माण भी अंतिम स्थिति में है। जो शेष है उस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को दिसंबर में प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ओलंपिक पार्क बनाने की तैयारी शुरू हो गई। इसे ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क का नाम दिया जाएगा। देश के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने यमुना प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में ओलंपिक पार्क समेत तमाम प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण कर लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। देश में जल्द खुलेंगे 2 नए एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून, दिल्ली मुंबई जाने वाले लोगों का मजा अब 2 गुना होने वाला है। सरकार की दोनों बहुप्रतीक्षित योजना जल्द ही खुलने वाली है। दिल्ली से देहरादून यह देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसे वन्य जीवों के अनुकूल बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर चलने का आनंद यह है कि 6 घंटे के सफर को मात्र 2.5 घंटे में पूरा कर देगा। इसका मतलब जहां अभी आपको दिल्ली से देहरादून जाने में 6 घंटे लगते हैं,
वहां अब सिर्फ 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। अगर आपको दिल्ली से मेरठ कम समय में पहुंचना है तो हम आपको नमो भारत ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके 13 किलोमीटर लंबे सेक्शन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नमो भारत ट्रेन के शुरू होने से मेरठ अब दिल्ली से सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर है। लोगों का कहना है कि इस ट्रेन के चलने से आम नागरिकों को काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली आना जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसी के साथ लोगों का कहना है कि जहां पहले मेरठ पहुंचने में 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगता था, वो दूरी अब 40 मिनट में कवर हो जाएगी। यदि आप भी सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़ चुके हैं या उम्र सीमा पार कर चुके हैं और अब अपना रोजगार करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। आत्मनिर्भर बनाने की सोच रखने वाले युवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन्हें उद्यम लगाने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देगी। आपके लोन का ब्याज सरकार चुकाएगी। इस लोन की एक खास बात यह भी है कि लाभार्थी को 6 माह तक किस्त का भुगतान नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान के तहत शुरू की गई यह योजना पैसों की कमी से रोजगार न कर पाने वाले युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 14 सभाएं करेंगे। इनमें से वह सीटें होगी जिन पर मुस्लिम बाहुल आबादी है। भारतीय जनता पार्टी के फार ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ दिल्ली में फिलहाल योजना के मुताबिक 14 जनसभाएं संबोधित करेंगे, जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि योगी 23 जनवरी को 3 सभाएं करेंगे, 28 जनवरी को 4 सभाएं, 30 जनवरी को 4 सभाएं और 1 फरवरी को 3 सभाएं करने जा रहे हैं। बसपा मुखिया मायावती ने दिल्ली की 69 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दलित मुस्लिम का सियासी प्रयोग करने वाली मायावती ने दिल्ली की किसी भी मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीट पर मुस्लिम समाज से प्रत्याशी नहीं उतारा है, चाहे वो पुरानी दिल्ली की मुस्लिम बाहुल सीटें हो या फिर पूर्वी दिल्ली की सीटें। ऐसे में साफ है कि दिल्ली को फतेह करने से ज़्यादा मायावती का फोकस उत्तर प्रदेश की सियासत पर है, जिसके तहत ही पूरा सियासी ताना बाना बुना गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सियासी पाला बदलने का सिलसिला ऐसा चला कि जैसे ताश के पत्ते फेंक दिए गए हो। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर दल बदल देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखा। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही राजनीतिक दलों ने दल बदलू नेताओं पर दांव खेला है, जबकि पिछले चुनाव में बहुत ज़्यादा यह फार्मूला हिट नहीं रहा। इसके बावजूद तीनों ही पार्टियों ने कई सीटों पर अपने नेताओं की जगह दूसरे दल से आए नेताओं पर भरोसा जताया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है, हालांकि दिन में हल्की धूप भी निकल आती है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलती है। लेकिन शीतलहर के सामने धूप बेअसर लग रही है। ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 22 और 23 जनवरी को बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक साल 2020 से 2025 के बीच जनवरी महीने में तापमान पहली बार 26 डिग्री से अधिक रहा।